तुम एहतियात से उस आदमी की निगरानी जारी रखो, मेरा ख्याल है हम मंजिल के करीब पहुंचने वाले हैं। आतिफ इलियास की सारी बात सुनते ही जोश से बोला। इलियास ने कहा, शौकत उसके ताक़ुब में है सर। आतिफ ने पूछा, पार्वती का नंबर तो नोट कर लिया था ना? इलियास बोला, जी सर, रश की वजह से उस वक्त मैं उनके करीब ही था। आतिफ ने कहा, ओके, मुझे भी ये नंबर नोट करवा दो। और नंबर नोट करते ही आतिफ उससे राब्ता मुनक़ता करके इरफान का नंबर डायल करने लगा। उसे इरफान की आवाज सुनाई दी। जी सर। आतिफ ने कहा, इरफान, ये नंबर नोट करो और इस पे आने वाली सारी कॉल्स रिकॉर्ड करो। इरफान नंबर नोट करके मुस्तफसिर हुआ। जी सर, और कुछ? आतिफ ने कहा, फिलहाल नहीं, लेकिन ज़हनी तौर पर तैयार रहो क्योंकि पार्वती ने आज अपने एक आदमी को ढूंढ लिया है, शायद जल्द ही कोई हलचल हो। इरफान ने पूछा, ये नंबर उसी बंदे का है? आतिफ ने कहा, नहीं, ये पार्वती का नंबर है, लेकिन इस नंबर पर लाजिमन उस आदमी की कॉल आएगी। इरफान ने कहा, ठीक है सर, मैं समझ गया। आतिफ बोला, ओके, कोई भी अहम बात फिलफौर मुझ तक पहुंचानी है, इस दफा कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। इरफान ने कहा, इंशाल्लाह सर। उससे राब्ता मुनक़ता करके वो सिद्दीकी साहब का नंबर डायल करने लगा। सिद्दीकी साहब ने कॉल अटेंड की। जी आतिफ मियाँ। जवाबन उसने सारी तफसील उसके गोश गुजार कर दी। वो बोले, गुड, इसका मतलब है तुम्हारी तदबीर कामयाब रही। आतिफ ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह सर। सिद्दीकी साहब ने पूछा, और पुलिस के केस का क्या बना? आतिफ ने कहा, फिलहाल तो हमीद के जिम्मे लगा दिया है कि वो इस सारे मामले की छानबीन करे, मगर मेरा अंदाजा यही है कि हम लकीर पीट रहे हैं, सांप कब का निकल चुका है। वो इमारत भी किसी फर्जी आदमी की मिल्कियत निकली। सिद्दीकी साहब बोले, चलो अच्छा किया, और हमीद को ये भी बता दो कि चंद दिन में अगर कोई मुस्बत नतीजा निकल आए तो ठीक है, वरना वहाँ टाइम जाया करने की जरूरत नहीं। दुश्मन ने पुलिस को इस्तेमाल करना था, सो कर लिया, अब शायद वो उधर का रुख भी न करें। अलबत्ता मौजूदा मामले को तुम खुद हैंडल करो, क्योंकि इस दफा अगर वो बच निकलने में कामयाब हो गए तो फिर उनका हाथ आना शायद मुमकिन न हो सके। आतिफ ने कहा, ठीक है सर, और कुछ? सिद्दीकी साहब बोले, नहीं, बस मुझे अपडेट रखना। आतिफ ने कहा, ओके सर, और उसने राब्ता मुनक़ता कर दिया। फिर हुलिया बदल कर इखलाक के घर की तरफ रवाना हो गया ताकि इस सारी कार्रवाई को हैंडल कर सके। अगर सिद्दीकी साहब उसे ये न कहते तब भी उसने यही करना था, क्योंकि इस मर्तबा वो हल्का सा रिस्क भी नहीं लेना चाहता था। कराची के इलाके का इलाहाबाद फ्लाईओवर के करीब धमाका। रोशनी के शहर कराची को तारीक करने की साजिशें बेनकाब। भारतीय एजेंसी रॉ की चालबाजियां, मक्कारियां, एक ऐसे नौजवान की दास्तान जिसे हालात ने दहशतगर्द बनने पर मजबूर किया। बदनाम ज़माना एजेंसी ब्लैक वाटर के गलीज धंधे। पाकिस्तानी ISI के कारनामे। मुल्क की खातिर कुर्बानियां। स्नाइपर और भगोड़ा के बाद पेश-ए-खिदमत है रियाज आकिब कोहलर का एक और शाहकार नॉवल, दलदल। पार्वती की कहानी सुनकर पाशा हंसता हुआ बोला, अच्छा हो गया, हकीकत में शायद तुम्हें शादी का मौका न मिलता, चलो यूं ही सही। वैसे बलवंत के बारे में कोई खैर खबर? पार्वती बोली, दौरान कैद मेरी उससे मुलाकात हुई थी, दौड़ते वक्त मैं उसे तलाश न कर सकी, मेरे पास ना तो इतना टाइम था और ना ही इतनी जुर्रत कि मैं वहाँ दंदनाती फिरती। पाशा बोला, सही कहा। पार्वती बोली, मेरी ये हरकत आपको बुरी तो नहीं लगी? पाशा ने कहा, इसमें खफा होने की क्या बात है, तुम अपनी जान बचा कर आ गई हो, यही काफी है। वो बोली, महाराज आपसे मिलने को बड़ा मन कर रहा है। पाशा ने कहा, तो आ जाओ ना, लेकिन ये ख्याल रहे कि तुम्हारे पति देव को नागवार ना हो। पार्वती बेसाख्ता कहकहा लगाकर बोली, महाराज आप भी ना बस। वैसे अभी तक शादी का सिर्फ वादा ही हुआ है, इसलिए आपको फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। पाशा ने कहा, अच्छा, मजाक के अलावा हालात जब तक बेहतर नहीं होते तुम्हें वहीं रहना होगा। पार्वती बोली, जैसे आपकी इच्छा महाराज, वैसे मेरी नजर में आपके चरणों से बेहतर कोई जगह नहीं। पाशा ने कहा, बस चंद दिन की बात है पार्वती, भगवान ने चाहा तो जल्द ही हम इकट्ठे होंगे। वो बोली, आपसे मिलने के लिए कब आऊं? वो बोला, मैं तो कहता हूँ अभी आ जाओ, वरना जब टाइम मिले आ जाना। वो बोली, ठीक है, मैं कल आऊंगी, एड्रेस क्या है? और पाशा उसे अपना एड्रेस बताने लगा। वो बोली, महाराज बहुत दूर ठिकाना बनाया है। पाशा ने कहा, क्या करें पार्वती, हालात ही कुछ ऐसे बन गए हैं कि हमें छुपने पे मजबूर होना पड़ा। बहरहाल इस बात का मैं वो बदला लूंगा कि इनकी नस्लें याद करेंगी। पार्वती कुछ कहने के लिए मुंह खोलने लगी थी कि उसे गेट पर गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। वो जल्दी से बोली, महाराज इखलाक वापस आ गया है, मैं आपसे बाद में बात करूंगी। पाशा ने उस पे चोट करते हुए कहा, हाँ भाई, आखिर तेरा मजाजी खुदा बनने वाला है। और ये कहते हुए राब्ता मुनक़ता कर दिया। वो भी हंसते हुए गेट की समत बढ़ गई।
सर, पार्वती से एक आदमी ने अभी बात की है जिसे वो महाराज कहकर मुखातिब कर रही थी। उसने अपना एड्रेस भी पार्वती को नोट करवा दिया है। पार्वती कल उससे मिलने जाएगी। आतिफ ने पुरमुसर्रत लहजे में कहा, वेरी गुड इरफान, यही तो उनका सरगना है, तुम एड्रेस बताओ। इरफान ने एड्रेस बताते हुए कहा, इसका मतलब है कल पार्वती और महाराज को रंगे हाथों गिरफ्तार किया जाएगा। आतिफ ने उसे छिड़का, दिमाग खराब है तुम्हारा, बेवकूफ, एक एक लम्हा कीमती है। मैं ऑफिस वापस आ रहा हूँ, तुम तमाम को इकट्ठा करो, इसी वक्त उसकी सरकूबी के लिए जाना है। इरफान ने कहा, और उस विक्रम नामी आदमी का क्या करना है? आतिफ बोला, शौकत उसकी निगरानी कर रहा है, राशिद को भी उनके पास भेज दो, उनसे कहना हमसे राब्ते में रहें, जैसे ही हम अपनी कार्रवाई शुरू करें उनका भी काम है कि उसे गिरफ्तार कर लें। इरफान बोला, ठीक है सर, मैं अभी उन्हें पास कर देता हूँ। आतिफ ने कहा, ओके, मेरे आने तक सब तैयार हो जाओ, मैं एक लम्हा भी जाया नहीं करना चाहता। राब्ता मुनक़ता करके उसने पार्वती के घर की निगरानी पे मुतय्यन दोनों आदमियों को भी ऑफिस चलने का हुक्म दिया, क्योंकि पार्वती का वहां से जाने का कोई इम्कान नहीं था, और खुद भी वो ऑफिस रवाना हो गया। 1 घंटे में तमाम ऑफिस में इकट्ठे हो गए। 15 मिनट की मुख्तसर ब्रीफिंग के बाद वो पाशा की सरकूबी के लिए रवाना हो गए। मतलूबा जगह पर पहुंचते ही आतिफ उन्हें हिदायत देने लगा, इरफान, इमरान और सुहेल को साथ लेकर तुम उस मकान की अकबी समत चले जाओ। हमीद, तुमने और जुल्फिकार ने मतलूबा मकान के दाएं तरफ के घर में घुसना है, और जफर, तुमने इलियास के साथ बाएं तरफ के घर में घुसना है। अख्तर और अशफाक मेरे साथ सामने से जाएंगे, किसी को कोई डाउट? तमाम फर्दन फर्दन वायरलेस पे बोले, नो सर। आतिफ ने कहा, इरफान, राशिद और शौकत को भी बता दो कि हम कार्रवाई शुरू कर रहे हैं। वो बोले, ओके सर। आतिफ ने कहा, ठीक है, तुम अपनी गाड़ी अकबी समत में ले जाओ, बाकी तमाम ने तो सामने की तरफ ही जाना है। चंद ही मिनट के बाद वायरलेस सेट पर इरफान की आवाज गूंजी, ऑन लोकेशन सर। आतिफ का इशारा मिलते ही हमीद और जुल्फिकार पाशा के मकान के दाएं घर की दीवार फलांग गए, जबकि जफर और इलियास बाएं तरफ के मकान की दीवारें फलांग गए। वो दरवाजे पे दस्तक देकर वक्त जाया करने की पोजीशन में नहीं थे। आतिफ ने अपने साथियों के साथ मकान के सामने की दीवार उबूर की। अगले ही लम्हे वो घर के अंदर थे। वो मकान 2 कमरों और एक बरामदे पर मुश्तमिल था। मकान का छोटा सा सहन खाली पड़ा था। उनके दीवार से नीचे कूदने की हल्की सी धप सुनाई दी, जिसे सुनकर एक आदमी ने बाहर झांका और उन्हें देखते ही उसकी आंखें खौफ से फैलती चली गईं। मगर ये सिर्फ एक लम्हे के लिए था। अगले ही लम्हे उसने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। दरवाजे से साइड पे होके आतिफ बा आवाज बुलंद बोला, अंदर जो कोई भी है चुपचाप हाथ सर पे करके बाहर आ जाए। मगर कोई सरगर्मी नजर न आती देखकर वो एक मर्तबा फिर जोरदार लहजे में बोला, मैं दस्तक गिनूंगा, अगर कोई बाहर न आया तो मैं दरवाजे को हैंड ग्रेनेड से उड़ा दूंगा। 1, 2। वो बुलंद आवाज से गिनने लगा। वो बमुश्किल 5 तक ही गिन पाया था कि उसे एक आदमी की गम और गुस्से में डूबी आवाज सुनाई दी, पार्वती, मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम गद्दारी करोगी। तुमने अच्छा नहीं किया, अपनी जान बचाने के लिए अपने गुरु की जान बेच दी, अपने वतन की आन को तूने खाक में मिला दिया। मैं तुझे शराब देता हूँ, मेरी आत्मा जरूर तुमसे इंतकाम लेगी। वो फोन पर पार्वती से मुखातिब हुआ। उसकी बातें सुनते ही आतिफ को अपनी बेवकूफी का एहसास हुआ। पार्वती की निगरानी खत्म करके उसने नादानी का सबूत दिया था। आतिफ के कानों में वही आवाज एक मर्तबा फिर गूंजी, इतनी भोली न बनो, सीआई मेरे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। दूसरी जानिब से जाने क्या कहा गया कि आतिफ को उसकी धाड़ सुनाई थी, झूठ मत बोलो। आतिफ ने अख्तर और आमिर को दरवाजा तोड़ने का इशारा किया। उसके पास इतना टाइम नहीं था कि उनकी जज्बाती गुफ्तगू से लुत्फानंदोज होता। अख्तर और आमिर दरवाजे से चंद कदम पीछे हटे और फिर एक साथ दौड़ते हुए उन्होंने अपने कंधों की जोरदार जर्ब दरवाजे पर लगाई। दरवाजे की कुंडी एक ही जर्ब से टूट गई। दोनों लड़खड़ाते हुए अंदर जा गिरे। गोली चलने का जोरदार धमाका हुआ, मगर जमीन पर गिरने की वजह से वो दोनों किसी भी नुकसान से महफूज रहे। इससे पहले कि उन पे दोबारा गोली चलाई जाती, उनके हाथों में मौजूद पिस्टल गरजे। उन्होंने जानबूझकर दुश्मन की टांगों को निशाना बनाया। आतिफ के कानों में एक आदमी के चीखने की आवाज आई और वो जस्त लगाकर अंदर दाखिल हुआ। खबरदार, अगर किसी ने हरकत करने की कोशिश की। वो उठाड़ा। आमिर और अख्तर भी उसको देखकर खड़े हो गए थे। आतिफ ने 1 सेकंड में सूरत हाल का जायजा ले लिया। एक बंदे को सर में गोली लगी थी। वो शायद अपनी जान बचाने के लिए नीचे झुका था, लेकिन उसकी बदकिस्मती आड़े आ गई थी कि आमिर पार्टी उनको जिंदा पकड़ने के ख्याल से उनकी टांगों पर फायर कर चुके थे। अगर वो खड़ा रहता तो सिर्फ जख्मी होता। दूसरा आदमी अलबत्ता महफूज रहा था। हाथों में रिवॉल्वर थामे वो अजीब मखमसे में दिखाई दे रहा था। आतिफ उसकी जाने पिस्टल तानते हुए बोला, तुम रिवॉल्वर फेंक कर अपनी जान बचा सकते हो। उसने खाली खाली नजरों से अपने साथी की लाश की तरफ देखा, फिर आतिफ और उसके साथियों की तरफ देखते
देखते हुए नफी में सर हिलाया, फिर भर्राई हुई आवाज में बोला, इस हार से मौत बेहतर है, पार्वती अलविदा। उसका इरादा समझते हुए आतिफ ने हर एहतियात बालाए ताक रखते हुए उसकी जानिब छलांग लगाई, मगर उसे देर हो गई थी। वो कनपटी से रिवॉल्वर की नाल लगाकर फायर कर चुका था। उसी वक्त उसे कमरे के बाहर से इरफान की आवाज सुनाई दी, सब खैरियत है ना सर? आतिफ की बजाय आमिर बोला, हाँ खैरियत है, अंदर आ जाओ। इमरान और इरफान अंदर दाखिल हुए। इमरान ने पूछा, क्या रहा? आमिर मजाहिया लहजे में बोला, यही दोनों थे, अपने भगवान के पास पहुंच गए हैं, अब शायद अगले जन्म में ही हमारे हाथ आए। उसकी बात सुनकर आतिफ के अलावा तमाम हंस पड़े। आतिफ बोला, इरफान शौकत से पता करो उनके मिशन का क्या हुआ। जी सर कहते हुए इरफान शौकत से राब्ता करने लगा। शौकत क्या रहा? उसे शौकत की पुरजोश आवाज सुनाई दी, हम कामयाब रहे इरफान भाई। इरफान ने कहा, गुड हो गया, उसे लेकर गेस्ट रूम पहुंचो, हम आ रहे हैं। आतिफ ने कहा, उसे कहो एक आदमी पार्वती की निगरानी के लिए भी चला जाए। आतिफ का ये हुक्म इरफान शौकत को बताने लगा। इमरान ने पूछा, इन लाशों का क्या करना है? आतिफ ने कहा, पुलिस खुद उठा लेगी, तुम दोनों कमरों की तलाशी लो और आमिर तुम बाकी तमाम को पास कर दो कि ऑफिस पहुंचे। ये कहकर वो खुद भी बाहर की तरफ चल पड़ा। सरगना की खुदकुशी उसे हजम नहीं हो रही थी। अख्तर उसके साथ कदम मिलाते हुए बोला, सर पार्वती के कानों के जेवर में तो इंडिकेटर फिट है ना, वो कहाँ छुप सकती है? आतिफ ने कहा, बरखुरदार, पहली बात तो ये है कि तेरे एक हम जिन्स इखलाक साहब की मेहरबानी से पार्वती की जान उस इंडिकेटर से छूट चुकी है, क्योंकि उसके कानों में आजकल इखलाक साहब के दिए हुए झुमके हैं। और दूसरी बात यह है कि मुझे पार्वती नहीं बल्कि उसके महाराज की मौत की परेशानी है। अगर ये जिंदा हाथ आ जाता तो कम से कम इनके बाकी मानदा कारिंदे तो गिरफ्तार होते। इरफान ने कहा, सर हो सकता है जिस बंदे को शौकत पार्टी ने गिरफ्तार किया है उसे हमें इस बारे में कुछ मालूमात हासिल हो जाएं। आतिफ ने बुझे बुझे से लहजे में कहा, शायद इतनी ज्यादा मेहनत के बाद ये नाकामी उसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसे जरा सा भी शुबा होता कि वो खुदकुशी कर लेगा तो वो पहले से उसका कुछ न कुछ बंदोबस्त जरूर करता। और अब उसकी आखिरी उम्मीद विक्रम नामी आदमी था। गाड़ी स्टार्ट करते हुए अचानक उसके जहन में एक ख्याल आया और वो इरफान से बोला, इन दोनों की लाशें भी उठवा लो, बलवंत से उनके सरगना की मौत की तस्दीक ही कर लेंगे, कहीं असल सरगना कोई और ना हो। इरफान जो उसके साथ गाड़ी में बैठ गया था, जी सर कहते हुए नीचे उतर गया और उसने बेदली से गाड़ी आगे बढ़ा दी। मोबाइल की घंटी बजते ही पार्वती ने मोबाइल स्क्रीन पर नजर डाली। उसे स्क्रीन पर पी चमकता नजर आया। इसका मतलब था कि वो कॉल पाशा की जानिब से थी। वो उस वक्त इखलाक के साथ एक सोफे पर ही बैठी टीवी से लुत्फानंदोज हो रही थी। एक मर्तबा तो उसका इरादा कॉल मुनकता करने का हुआ, मगर फिर ये सोच कर कि ये बात इखलाक को शक में डाल देती, उसने मोबाइल कान के साथ लगा लिया। दूसरी जानिब से पाशा के अल्फाज सुनते ही उसके 14 तबक रोशन हो गए। उसे ये भी याद न रहा कि वो कहाँ और किसके साथ है। क्या हो गया महाराज? पाशा ने कहा, इतनी भोली मत बनो, सीआई मेरे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि पाशा एजेंसी के काबू में आ सकता है। वो गुलूगीर आवाज में बोली, महाराज भगवान की सौगंध के मुझे कुछ खबर हो। अगर ये सब कुछ हुआ भी है तो मेरी बेखबरी में हुआ है। मैं बेकसूर हूँ महाराज, मैं मर तो सकती हूँ, आपको धोखा देने का ख्याल जहन में नहीं ला सकती। राम कसम महाराज, मैंने मुखबरी नहीं की आपकी, मेरा यकीन करे मैं गद्दार नहीं हूँ। पाशा ने कहा, झूठ बोल रही हो तुम। वो जोर जोर से रोने लगी, महाराज मेरा यकीन करें। फिर उसे ऐसी आवाज सुनाई थी जैसे किसी ने दरवाजे को टक्कर मारी हो। उसके साथ गोली का धमाका हुआ। उससे मुत्तसिल 2 और धमाके हुए और उसके कानों में एक जोरदार चीख की आवाज आई जो उसके अंदाजे के मुताबिक चंद्रपाल की थी। वो बोली, महाराज महाराज क्या हो रहा है? तुम रिवॉल्वर फेंक कर अपनी जान बचा सकते हो। ये आवाज वो लाखों में पहचान सकती थी। ये उसी खुबरू जवान की आवाज थी जिसने उससे पूछगिछ की थी। उसके कानों में पाशा की मायूसी भरी आवाज आई, इस हार से मौत बेहतर है, पार्वती अलविदा। पार्वती चीखी, नहीं महाराज, भगवान के लिए ऐसा मत करो। मगर उसका फिक्रा पूरा होने से पहले उसे एक जोरदार धमाका सुनाई दिया। पार्वती का जहन माउफ सा हो गया था। मोबाइल से अब भी हल्की हल्की आवाजें आ रही थी। कोई दूर से बोला, सब खैरियत है ना सर? एक दूसरी आवाज सुनाई दी, हाँ खैरियत है, अंदर आ जाओ। क्या रहा? बस यही दोनों थे, अपने भगवान के पास पहुंच गए हैं, अब शायद अगले जन्म में हमारे हाथ आए। पहली आवाज आई, इरफान शौकत से पता करो इनके मिशन का क्या हुआ। जी सर कहकर वही आदमी किसी से फोन पर मुस्तफसिर हुआ, शौकत क्या रहा? और दूसरी जानिब का जवाब सुनकर बोला, गुड हो गया, उसे लेकर गेस्ट हाउस पहुंचो, हम आ रहे हैं। उसे पहले शख्स की आवाज आई, उसे कहो एक आदमी पार्वती की निगरानी के लिए भी चला जाए। ये आवाज उसे होश की दुनिया में ले आई। मोबाइल ऑफ करते हुए उसने दाएं बाएं देखा। इखलाक उसकी तरफ मुतवज्जे था। उसके चेहरे पे दुनिया जहान की हैरानी छाई हुई थी। उसे कॉल मुनक़ता करते हुए देखकर वो मुस्तफसिर हुआ। शुमाइला क्या बात है, किससे बात कर
कर रही हो, खैर तो है? वो चौंक गई। हाँ। इखलाक ने कहा, शुमाइला कौन है ये महाराज? तुम्हारी गुफ्तगू मुझे बड़ी अजीब लग रही थी। पार्वती बोली, मिस्टर इखलाक, आपका बड़ा शुक्रिया कि आपने मुझे इतने दिन ठिकाना मुहैया किया। अब आपसे बिछड़ने का टाइम आ गया है। मेरे बारे में तुम्हें तुम्हारे हमवतन आकर बता देंगे। ये कहते ही उसने पाँव में चप्पल पहनते हुए बाहर का रुख किया। उसके पास इतना टाइम नहीं था कि वो इखलाक की गलत फहमी दूर करती। इखलाक ने वहशत भरे लहजे में पुकारा, शुमाइला, शुमाइला, मगर वो सुनी अनसुनी करके दौड़ती चली गई। जिंदगी बचाने की जबिल्लत उसके अंदर पूरी शिद्दत से उभर आई थी। पाशा की मौत का सदमा इतना ज्यादा नहीं था कि वो अपने दिफा से गाफिल हो जाती। ये खबर तो उसके लिए खुशी का बायस बनी थी कि उस वक्त कोई भी उसकी निगरानी पर मुतय्यन नहीं था और वो इसका भरपूर फायदा उठाना चाहती थी। उसका तेज तर्रार दिमाग जल्दी से इस नतीजे पर पहुंच चुका था कि वो गफलत और नादानी में सीआई के हाथों इस्तेमाल होती रही थी। यही वजह थी कि वो उनके चुंगल से निकल पाई थी। वो दौड़ते हुए बैरूनी गेट तक आई और गेट से बाहर आते ही तेज कदमों से चलने लगी। वो जल्द अज जल्द वहां से दूर निकल जाना चाहती थी। इखलाक उसे आवाजें देता हुआ सहन से उसके पीछे आया। उसके गेट से बाहर निकलते ही उसके जहन में जाने क्या आया कि वो भी गाड़ी में बैठकर उसके पीछे हो लिया। वो उसे एक जानिब तेज तेज कदमों से जाती दिखाई दी। गाड़ी उसके करीब ले जाकर वो बोला, शुमाइला बैठो, कहाँ जाना है मैं छोड़ देता हूँ। उसका इल्तिजाइया लहजा सुनकर वो कार के करीब होकर बोली, प्लीज इखलाक तुम चले जाओ, तुम्हारी बेहतरी इसी में है, मुझे एक सपना समझ कर भुला देना। इखलाक ने कहा, शुमाइला गाड़ी में तुम यहाँ से जल्द निकल सकती हो। मैं वादा करता हूँ कि जहाँ कहोगी वहाँ तुम्हें छोड़ाऊंगा। मुझे पता है कि तुम्हारा ताल्लुक किसी मुजरिम तंजीम से है, तुम्हारा नाम भी शुमाइला नहीं है, मगर मैं दिल के हाथों मजबूर होकर आखिरी दफा तुम्हारे काम आना चाहता हूँ। प्लीज बैठ जाओ, देर हो रही है, ये ना हो तुम्हारे दुश्मन यहाँ पहुंच जाएं। पार्वती एक लम्हे के लिए झिझकी और फिर उसके साथ बैठ गई। वो जख्मी लहजे में मुस्तफसिर हुआ, शुक्रिया, कहाँ जाना है? वो मुख्तसरन बोली, बस यहाँ से निकलो। और इखलाक ने सर हिलाते हुए गाड़ी आगे बढ़ा दी। कार में खामोशी छाई रही। दोनों सोचों में गुम थे। कुछ दूर आने के बाद वो खामोशी तोड़ते हुए बोली, बस यहीं उतार दो। गाड़ी रोककर इखलाक ने अपनी जेब से पर्स निकाला और उसमें मौजूद सारी रकम निकाल कर पार्वती की तरफ बढ़ा दी। अगर मजीद पैसों की जरूरत पड़े तो मेरा फोन नंबर आपके पास है, कॉल कर लेना, जहाँ कहोगी रकम पहुँचा दूंगा। इसके अलावा भी मेरी किसी किस्म की मदद दरकार हो, मुझे हर दम तैयार पाओगी। बाकी ये तो मुझे मालूम है कि तेरा मेरा मिलाप नामुमकिन है, मगर फिर भी मुझे हमेशा मुंतजिर पाओगी। आखिरी अल्फाज कहते हुए उसकी आवाज भर्रा गई थी। पार्वती के पास इन जज्बाती बातों का वक्त नहीं था। वो जल्द अज जल्द उससे और हर उस चीज से जिसकी मदद से सीआई उसे तलाश कर सकती थी दूर जाना चाहती थी। मगर इखलाक की मोहब्बत देखते हुए उसने तसल्ली के दो अल्फाज बोलने जरूरी समझे। इखलाक साहब, काश मैं तुम्हारी तमाम ख्वाहिशात को पूरा कर सकती। मुझे मजबूर समझते हुए माफ कर देना और अपना ख्याल रखना। जिंदगी ने मोहलत दी तो मैं एक दफा जरूर तुम्हारी मेहरबानियों का शुक्रिया अदा करने आऊंगी। और हाँ, अगर सरकारी आदमी मेरे बारे में तफ्तीश करता हुआ आए तो जो तुम्हें मेरे बारे में मालूम है उसे सब कुछ सच सच बता देना। कोई बात छुपाने की जरूरत नहीं, इसी में तुम्हारी बेहतरी है। गुड बाय। उसके हाथ से रकम लेते हुए उसने उसकी हथेली पर एक बोसा दिया और गाड़ी से नीचे उतर गई। जल्द ही वो बाजार की भीड़ में गुम हो गई। जब तक वो नजर आती रही, इखलाक वहीं गाड़ी रोके उसे देखता रहा। वो उसकी जिंदगी में एक ख्वाब की सूरत दाखिल हुई थी और ख्वाब तो होता ही टूटने के लिए है। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे अगली किस्त में मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।